हेलो जी, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सीता विद केयर में, जहाँ हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। अपन ने ऑलमोस्ट खत्म कर लिया था और आज अपने को करना है थर्मोकेमिस्ट्री। तो थर्मोकेमिस्ट्री में हमें वेरियस टाइप की एंथैल्पीज पढ़नी है। तो कौन कौन सी एंथैल्पीज पढ़नी है पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो वेरियस टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज, वेरियस टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज। हमें बहुत प्रकार की एंथैल्पी पढ़नी है। कौन कौन सी पढ़नी है मैं लिख देती हूँ, है ना, जो कि सारी की सारी एंथैल्पी जो है वो आपको पढ़नी ही है। तो पहली एंथैल्पी है हीट ऑफ या एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है जी, पहली है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। दूसरी रहेगी अपने पास हीट ऑफ कंबस्टन। आप साथ में ही इनको नोट करते चलिएगा, हीट ऑफ कंबस्टन। ठीक है, मैं इनके हिंदी अर्थ भी बता दूंगी। तीसरी करनी है अपने को हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, चौथी करनी है अपने को हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये क्या होता है, कैसे, मैं सारा अभी क्लियर कर दूंगी ना, एक बार आप ये नोट कर लीजिए। पांचवी करनी है अपने को हीट ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन। पहले इन पांचों को उतार लीजिए। अच्छा, इनका हिंदी अर्थ बताऊं। न्यूट्रलाइजेशन को कहते हैं उदासीनीकरण। अभी एक एक को समझेंगे अपन, एक एक को समझेंगे तब आपको क्लियर समझ में आएगा। कंबस्टन का मतलब होता है दहन। ठीक है, फ्यूजन का मतलब होता है गलनांक। ठीक है, और वेपराइजेशन का मतलब होता है वाष्पीकरण। और डिसोसिएशन का मतलब होता है डिसोसिएशन का मतलब होता है बंध वियोजन। आई थिंक आपको ये जो है ये क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो मैंने कौन कौन सी बताई है जी। एक तो बताइए हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एक बताइए हीट ऑफ कंबस्टन, एक है हीट ऑफ फ्यूजन, एक है हीट ऑफ वेपराइजेशन और एक है हीट ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन। अच्छा, कुछ और है वो भी देख लेते हैं। तो इनको मैं मिटा देती हूँ, बाकी जो है 4-5 और बची है उनको भी देख लेते हैं। और जहाँ से देखो बेटा, ये जो है ये आपको समझ में आने से बेटर है कि इनका क्वेश्चन करा जाए तो ज्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अच्छा, तो आगे बात करते हैं अपन, जिसमें अपन बात करेंगे अगली हीट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सातवीं बात करेंगे हीट ऑफ सब्लिमेशन। आठवीं बात करेंगे अपन हीट ऑफ सॉल्वेशन। और नवीं बात करेंगे अपन हीट ऑफ फॉर्मेशन। अच्छा, कुछ और भी बच गई है तो देख लेंगे। ठीक है, कुछ और भी बची है तो देख लेंगे। तो इतनी तो आपने लिखी होगी। सॉल्यूशन मतलब होता है, आपको पता है, विलयन की। सब्लिमेशन मतलब होता है ऊर्ध्वपातन की। ठीक है, सॉल्वेशन को भी पढ़ लेंगे। और फॉर्मेशन होता है संभवन। ठीक है, संभवन की। ऐसे करके अपन इन चार को और देख लेंगे, है ना। तो चलो सबसे पहले पहली वाली करते हैं। पहली वाली कर लेते हैं, क्या हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, उसकी बात करते हैं। देखना भाई, ढंग से समझना है ना, समझने की कोशिश करना है क्या बोल रही हूँ मैं। तो सबसे पहले अपने पास रहेगी वेरियस टाइप ऑफ एंथैल्पीज में। एक नंबर पर बात कर लेते हैं अपन, एक एक को करेंगे ना अच्छे से। एक नंबर पर बात कर लेते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। क्लियर है जी। तो देखो ये क्या कहता है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ढंग से समझने के पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाती हूँ, फिर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखना, ये कहता है कि मान लीजिए मेरे पास कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है। कैसा एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्लस आपके पास स्ट्रॉन्ग ही बेस है। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो आपके पास जो भी प्रोडक्ट बनेगा और इस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जो भी मतलब आपके पास हीट निकलेगी, डेल एच, न्यूट्रलाइजेशन नाम मैं एन कर देती हूँ, डेल एच एन जो भी निकलेगी वो होगी -57.1 किलो जूल, ये होगी। ठीक है, समझना इस चीज को। दूसरी बात ये क्या बोल रहा है, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात सुनना, ये क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है मान लीजिए आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है,
या फिर मान लीजिए आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, दो कंडीशन हो सकती है भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर स्ट्रॉन्ग बेस है। और इनके साथ में मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो आपके पास वीक बेस होना चाहिए, वीक बेस होना चाहिए। और अगर आपके पास में स्ट्रॉन्ग बेस है तो वीक एसिड होना चाहिए, वीक एसिड होना चाहिए। इनसे जो प्रोडक्ट बनेगा, इनसे जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी जो एंथैल्पी होगी डेल एच एन वो क्या होनी चाहिए, 7.5 7.1 किलो जूल से कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। क्लियर है जी। तीसरी कंडीशन देखिए, ठीक है, और कम होगी कितनी होनी चाहिए भाई, 52 53 54 55 इतने के लगभग होनी चाहिए, ठीक है। अगला देखिए भाई, लास्ट कंडीशन क्या हो सकती है, मेरे पास वीक ही तो एसिड है, वीक ही तो एसिड है, प्लस मेरे पास वीक ही बेस है, वीक ही बेस है। जब वीक एसिड है, वीक बेस है, तो मेरे पास जो बनेगा प्रोडक्ट उसकी जो एंथैल्पी रहेगी, जो एंथैल्पी रहेगी वो कितनी होनी चाहिए, तो मेरे पास एंथैल्पी जो है वो होनी चाहिए डेल एच एन जो है वो -57.8 किलो जूल से काफी कम होनी चाहिए, काफी कम होनी चाहिए, काफी कम होनी चाहिए, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई ना, क्लियर हो गई। तो अब अपन क्वेश्चन कर लेते हैं, अब अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। ये कंडीशन उतार लेना, ठीक है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की कंडीशन जो है वो उतार लेना। अब क्वेश्चन करते हैं, मैं इसको मिटा देती हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लेना आप लोग, क्वेश्चन क्या है, ठीक है, क्वेश्चन से आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो देखिए मैं लिख देती हूँ सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको करना है, पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखना बेटा क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना। मान लीजिए अपने पास एक रिएक्शन है HCl प्लस NaOH इज इक्वल टू NaCl प्लस H2O। आपको इस रिएक्शन के लिए पूछा गया है डेल एच एन की वैल्यू क्या होगी, डेल एच एन की। ऑप्शन दे रखा है आपके पास -57.8 किलो जूल, और बी ऑप्शन दे रखा है आपको -51.8 किलो जूल, सी दे रखा है आपको, नीचे लिख देती हूँ, सी दे रखा है आपको -53.8 किलो जूल, डी दे रखा है आपको -35.1 किलो जूल। इसमें से क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन भी लिख देती हूँ, सेकेंड लिखती हूँ मैं, HCl प्लस NaOH इज इक्वल टू H2O प्लस NaCl, ये पहली इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन देखिएगा मेरे पास हो जाएगी, कौन सी लिखे जो कि ठीक ठाक हो, चलो ये वाले लिख देते हैं, HCl प्लस NH4OH इज इक्वल टू NH4Cl प्लस H2O। और थर्ड है मेरे पास, कौन से लिखे, थर्ड जो कि ठीक ठाक हो, जो कि क्वेश्चन को मैं जो पूछना चाह रही हूँ उसको क्लियर कर पाए, ऐसी कोई रिएक्शन मिल जाए अपने को तो काम बन जाए अपना, है ना। चलो ये कर देते हैं, HCl प्लस NH4OH इज इक्वल टू, ठीक है ना, इज इक्वल टू NH4Cl प्लस H2O। ओके जी, क्लियर है। अब आपको क्या बताना है, सुनना, करेक्ट ऑर्डर बताना है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, क्लियर है। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बताना है, ठीक है। मैं ऑप्शन लिख देती हूँ, देखो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। बी ऑप्शन है भाई अपने पास, बी ऑप्शन क्या है देखिएगा, बी ऑप्शन है अपने पास फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर सेकेंड, और अपने पास जो है वो सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन देखिएगा आप क्या है, सी ऑप्शन है थर्ड, फिर टू, और फिर वन, और डी ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन बताइएगा बेटा, डी ऑप्शन क्या कर देते हैं, जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए अपने पास, है ना जी, करेक्ट होना चाहिए, हाँ, तो डी ऑप्शन कर देते हैं, नन, ठीक है। अब इन दोनों क्वेश्चन को सोल्व करो, दोनों हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पे आधारित है ना। पहला क्वेश्चन है HCl प्लस NaOH इज इक्वल टू NaCl प्लस H2O। मैं बताऊं, ये है स्ट्रॉन्ग एसिड और ये है स्ट्रॉन्ग बेस। जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं तो उसके लिए जो डेल HN की वैल्यू होती है वो होती है -57.1 किलो जूल। तो इसका
इसका सही हो गया ये वाला, ठीक है, राइट है, आपने सही करा होगा, कमेंट में लिखना है, ठीक है। अगला देखिए, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, इसके लिए क्या होना चाहिए, वैल्यू सबसे ज्यादा होनी चाहिए, -57.8 किलो जूल सबसे ज्यादा होनी चाहिए। ये वीक एसिड है, वीक बेस है, जब वीक एसिड और वीक बेस होता है तो बहुत ही कम हो जाती है डेलएचएन की वैल्यू। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, तो इसके लिए इसकी तुलना में कम होगी, इसकी तुलना में कम होगी, फिर इसकी और ही कम हो जाएगी। मतलब अपना करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले 1 होना चाहिए, फिर 3 होना चाहिए, फिर 2, 1 3 2 1 3 2 1 3 2, ये लो जी, हो गया ना। तो ये हो गया आपकी पहली हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, पहली कौन सी कर ली अपन ने, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अच्छा, तो अपन सेकंड और कर लेते हैं, दो दो के हिसाब से कर लेंगे ना, ताकि आराम से हो जाएगा। तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हो गई, आगे देखते हैं, ठीक है। इसको मैं हटा दूं, इसको तो हटा देती हूँ और सेकंड वाली कर लेते हैं, ठीक है, सेकंड कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं। देखिए इसको हटा देते हैं ना, ऐसे आप क्वेश्चन करोगे ना तब आपको आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी ना। जितना ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा ही समझ में आएगा और कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। तो अगले अपन कौन सी करते हैं, दूसरी अपन स्टार्ट करते हैं, जो कि है तो अपन सेकंड कर लेते हैं, और सेकंड अपन ले लेते हैं जो कि और इम्पोर्टेंट है, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन, ये कर लेते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन। देखो क्या होता है इसमें, मैं आपको सीधा कंडीशन बताती हूँ, डेफिनेशन वगैरह लिखी हुई होगी, कोई मतलब है नहीं उन सबसे, है ना। अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है। तो देखिए इसमें क्या होगा, पहली कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है, पहली कंडीशन क्या लिख दूं कि ये 1 मोल, 1 मोल के लिए निकालना है, 1 मोल के लिए होती है, ठीक है। दूसरी कंडीशन है कि जो एलिमेंट्स होंगे ना उनके लिए जो होती है एलिमेंट्स, और जो प्योर फॉर्म होती है, प्योर फॉर्म, ठीक है, उसमें आना चाहिए। लेकिन एक बात और, इनके लिए जो हीट ऑफ फॉर्मेशन होता है वो 0 होता है, हीट ऑफ फॉर्मेशन। जैसे जैसे मान लो आपके पास O2 है, O2 के लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 रहेगा, ठीक है। जो जिस प्योर फॉर्म में प्रेजेंट होता है उसके लिए हीट ऑफ, जैसे H2O लिक्विड फॉर्म में होता है तो इसके लिए क्या रहेगा, ये 0 रहेगा, है ना। इस प्रकार से अगर प्योर फॉर्म है, एलिमेंट फॉर्म है, तो उसके लिए क्या होगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 होगा, ठीक है। अब देखिए चलो अपन एक निकालते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक इक्वेशन है, N2 प्लस प्लस हो जाएगा मेरे पास में 3H2, ठीक है, इज इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा 2NH3, ये है, ठीक है, ये है। अब इसके लिए मेरे पास जो वैल्यू आ रही है डेल एच, देखिए आपको याद नहीं करनी है, बस आपको दिया हुआ रहेगा उससे आपको सोल्व करनी होती है। तो डेल एच की वैल्यू दी हुई है, डेल एच की वैल्यू दी हुई है -92 चलो 92.2 मान लेते हैं, 2 किलो जूल ऐसे दी हुई है। लेकिन बेटा आपको पता है ये 2 मोल के लिए दी हुई है, किसके लिए, 2 मोल, और मैंने क्या बोला, 1 मोल के लिए निकालनी होती है हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो मैं क्या करूंगी, देखो ध्यान से समझिएगा इस बात को। मेरे पास होगा क्या, अभी देखिए मेरे पास क्या होगा कि डेल एच एफ बराबर क्या होगा, डेल एच अपॉन 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 है तो मेरे को 1 ही मोल का निकालना है, तो मैं 2 से डिवाइड कर दूंगी इस वैल्यू को, तो मेरे पास -92.2/2 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करो, देखिए 2 के पहाड़े से 9 कितनी बार जाएगा, 4 बार, 6 बार, और ये 1 बार, तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी, डेल एच एफ जो है उसकी वैल्यू ये आ जाएगी। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, है ना। तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो मतलब आपको समझ में आने चाहिए कि हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है। फॉर्मेशन का मतलब होता है ये जो बना है ना, ये जिनसे बना है ना वो एक तो एलिमेंट फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है, और दूसरी बात ये 1 मोल के लिए ही आना चाहिए, तब अपन बोलेंगे कि हीट ऑफ फॉर्मेशन है। तो आई थिंक आपको ये दोनों की दोनों जो है वो क्लियर हो गई होगी। तो अब बात करते हैं तीसरी की, है ना। 3 तो कर ही लेते हैं, फिर 3 कल कर लेंगे, ऐसे करके खत्म हो जाएगा। तो ये 2 तो हो गए, अब तीसरा कर लेते हैं अपन, ठीक है, इसको मैं रफ कर देती हूँ। हाँ भाई, तो तीसरी हो जाएगी अपने पास में हीट ऑफ कंबस्टन, हीट ऑफ कंबस्टन, ठीक है, हीट ऑफ कंबस्टन। देखिए जैसे आपको पहले इसमें बोला जाए, कंबस्टन मतलब दहन होता है, जलाना, और जलाएंगे किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ना। तो हीट ऑफ कंबस्टन की बात करी जाए तो इसमें आपको क्या करना है कि जैसे मान लीजिए आपको कहा कि किसी भी 1 मोल का कंबस्ट करना है, 1 मोल को कंबस्ट करना है। जैसे मान लो मैं किसी और को, क्या मान लीजिए मैं किसको जला रही हूँ, जैसे सपोज करिए मैं जला रही हूँ C6H12O6 को, है ना, 1 मोल हो गया।
इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाना है ना, तो मेरे पास क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O बनेगा, CO2 प्लस H2O। इसके लिए कोई ना कोई एंथैल्पी जरूर रहेगी, है ना, कोई ना कोई एंथैल्पी जरूर रहेगी। मान लेते हैं X है ना। इसी तरीके से मान लो मैंने कहा कि आपको C2H5OH है ना, उसकी इसको भी जलाना है, तो मेरे पास क्या बनेगा, वही CO2 प्लस H2O। बैलेंस कर लेना भाई, आपको बैलेंस करनी आती है ना, तो कमेंट में लिखना इसको बैलेंस करके। इसके लिए भी डेल एच सी की वैल्यू कुछ ना कुछ जरूर रहेगी, है ना, कुछ ना कुछ जरूर रहेगी। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है। तीसरा देखिए, मान लीजिए मैंने कहा है कि आपको बेंजीन को जलाना है, बेंजीन का दहन करना है, तो C6H6 हो जाएगा क्या, इसका भी दहन करिए तो आपके पास वही CO2 प्लस H2O आएगा, और इसमें भी कोई ना कोई डेल एच सी की वैल्यू जरूर आएगी। ये तो आप जब क्वेश्चन करोगे ना तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो ये होता है हीट ऑफ कंबस्टन। अच्छा, इसके लिए सही है, हीट ऑफ कंबस्टन हो गया, तो ये हो गया हीट ऑफ कंबस्टन। हमने 3 प्रकार की पढ़ ली अभी तो, हीट ऑफ कंबस्टन, हीट ऑफ फॉर्मेशन और हीट ऑफ सबसे पहले न्यूट्रलाइजेशन। तो तीनों से रिलेटेड जो भी है वो सारे मैंने यहाँ पे डाल दिए। और अब क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, कल सीधे क्वेश्चन ही कर लेंगे ना, सीधे एक एक न्यूट्रलाइजेशन पर कर ही लिया, फॉर्मेशन पर कर लिया, बचा कंबस्टन। कंबस्टन पर क्वेश्चन करने के बाद में आगे अपन जितनी भी एंथैल्पीज और बची है उन पे बात करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। आपको वीडियो अच्छा लगा हो या फिर कुछ भी समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। थैंक यू।